जो नेट कनेक्टिविटी अपनी गई थी ना, वो उसने उस 40 मिनट वाली वीडियो में ही काउंट कर दी। अच्छा, वो 40 मिनट वाली खत्म हो गई 40 मिनट, तो आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो? अब दोबारा से स्टार्ट हो बच्चे चले जाएंगे कि रहेंगे? हो गया? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा कि तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य ही कार्य को क्या करते हो आप? कार्य को परिकलित करते हैं, परिकलित किया जाता है। ठीक है, अब देखना मैं एक चीज और आपको समझाऊं कि इसे साइंस की लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे। अब आप ये तो नहीं लिखोगे कि बाहर से लगाया गया दाब, तो ध्यान रखना कि जब हम गैस की बात करेंगे, जब गैस दाब लगाएगी तो हम उसे कहेंगे प्रेरक दाब। क्या कहेंगे? प्रेरक दाब। हमेशा मैं उसको कहूंगी प्रेरक दाब, हमेशा कहूंगी इंड्यूस्ड फोर्स, इंड्यूस्ड फोर्स। और जब मैं उसको कहूंगी कि ऊपर से बाहर से उस दाब को रोकने का कोई प्रयास कर रहा है तो उसे कहेंगे प्रतिरोधी दाब। तो हमेशा ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना। इंपॉर्टेंट लाइन कार्य के कंसेप्ट में क्या है? प्रसार कार्य तभी संपन्न होता है। आप लोग सेकेंड ईयर से हैं या फाइनल से हैं? बताइए, कौन कनेक्ट हुआ है? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या फाइनल के हैं? एक बार मुझे चैट के थ्रू बताएं। सेकेंड ईयर है सर। हाँ, तो क्या बोला मैंने? प्रसार कार्य में, बताना मुझे, प्रसार कार्य में क्या होगा? प्रसार कार्य में क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स यानी कि प्रतिरोधी दाब प्रेरक दाब की अपेक्षा में क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना, प्रसार कार्य में प्रेरक दाब, एक बार लिख दे रही हूं मैं यहां पे, आप लिख लीजिएगा याद रखने के लिए कि कैसे लिखा जाएगा। प्रेरक दाब हमेशा गैस के द्वारा लगाया जाएगा, यानी कि गैस के अणुओं के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, प्रसार कार्य में क्या कहा मैंने? प्रेरक दाब प्रतिरोधी दाब। प्रतिरोधी दाब का मतलब क्या है? प्रतिरोधी दाब का मतलब बच्चों ये है कि बाहर से लगाया गया दाब। क्या कहा मैंने? प्रसार कार्य में प्रेरक दाब प्रतिरोधी दाब की तुलना में अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक बात कर दूं, प्रसार कार्य, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझा रही हूं, प्रसार कार्य में आप क्या कर रहे हो? गैस के द्वारा कार्य कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे? यानी कि गैस लगा रही है फोर्स, वो तो बहुत कम है बाहर से लगाया गया था। गैस जब ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो मेरा मेन स्टडी किस पे कर रही हूं मैं? गैस पे। गैस जब ज्यादा फोर्स लगाएगी तो डेफिनेटली कार्य क्या करेगी? गैस बहुत ज्यादा करेगी। और जब कार्य ज्यादा ज्यादा करेगी तो ये कार्य अधिकतम होगा। यानी कि ध्यान रखना, प्रसार कार्य में किया गया कार्य, जब किसी गैस का प्रसार हो रहा होता है तो ऐसे समय में कार्य अधिकतम होता है। तो क्या कहा मैंने? प्रसार कार्य में प्रेरक दाब क्या होना चाहिए? प्रतिरोधी दाब, यानी कि तुलना में क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना, संपीड़न। ये तो आप ही लिख लोगे, मैं तो बस यहां लिख दूं, संपीड़न कार्य में, ठीक है, गैस का जब संपीड़न हो रहा है तो प्रेरक दाब ये सेम बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे लिख रहा है, ये सब कुछ सेम है। यहां बस केवल अधिक की जगह क्या आ जाएगा? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये कार्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे।
कि हम कार्य को कैसे डिफाइन करेंगे। पेपर में बहुत पूछता है, बहुत, कार्य और ऊष्मा की अवधारणा लिखिए, और ये कार्य से हम आगे किए गए सारे जितने भी डेरिवेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो फटाफट नोट कीजिए। मैं बोल देती हूँ, तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य ही कार्य को क्या कर सकते हैं, परिकलित किया जा सकता है। कभी भी एक पॉइंट पर, यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते केवल और केवल एक पॉइंट पर डिफाइन कर दो कार्य को, केवल और केवल एक पॉइंट पे डिफाइन कर दो। हमेशा तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य होगा। प्रसार कार्य में प्रेरक दाब, यानी कि जो गैस के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब है वो प्रतिरोधी दाब की तुलना में अधिक होना चाहिए। इसको अगर आपको मेरी लैंग्वेज में समझ में आता है तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, पी इंटरनल फोर्स, यानी कि इसका दाब ग्रेटर देन एक्सटर्नल दाब। ठीक है, ये क्या होगा, संपीड़न कार्य में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये तो रहा मेरा कार्य के बारे में अवधारणा, कि कार्य की अवधारणा क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हो आप, इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखना, मैं फिर कह रही हूं मेरे नोट्स में सिर्फ कार्य की अवधारणा लिखी हुई है, यानी कि सिर्फ परिभाषा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया हुआ, ये मैंने नया ऐड किया है इस साल से इसमें। अब देखना, अब क्या करेंगे हम, एक चीज और जो मैं आपसे बात कर रही हूं, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, या नोट नहीं, ऐसे क्वेश्चन डाल के लिखिएगा आप। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। क्यों? अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे नॉर्मल, मैं इसे ना बताऊं कि इसका मैं क्यों रीजन ले रही हूं, अब तक तो मैडम आप प्रसार कार्य की बात करती आ रही थी, अब एकदम से आपने उत्क्रमणीय प्रक्रम जोड़ दिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसके पीछे आपको लॉजिक मुझे खुद बताना होगा कि इसे क्यों कहते हैं, किया गया कार्य क्यों अधिकतम होता है, कैसे अधिकतम होता है। इसके बारे में मैं आंसर आपको कल दूंगी कि ये कैसे, क्योंकि इसका एक डेरिवेशन है। और ध्यान रखना, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखना, चाहे भले वो कार्य के बारे में पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है कि सिद्ध करो उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। ठीक है, ये चीज पढ़ने के बाद ये आप इसका आंसर मुझे कल देंगे, ठीक है? और नहीं दे पाए तो मैं कल बता दूंगी आपको कि इसके बारे में कैसे कहा जाएगा, क्यों कहेंगे हम उत्क्रमणीय प्रक्रम में, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अभी शायद मेरे हिसाब से 5-7 मिनट की क्लास और बची होगी, इसीलिए। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा आप लोग नोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कल चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं बात करूंगी अगली अवधारणा की, ऊष्मा की अवधारणा। एक बार मुझे चैट के थ्रू बताइए, कार्य सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके मैडम मेरे कार्य समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही थी मुझे नहीं पता, एक बार मुझे प्लीज एक बार चैट के थ्रू आप बताएं। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो? अच्छे से आ गया? अच्छे से आ गया कि कोई दिक्कत है बताओ? ओके, थैंक यू सो मच कि आप समझ रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अब हम बात करेंगे हीट के बारे में। हीट का सिंबल क्या है बच्चों? हीट का सिंबल है क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू। अब सबसे बड़ी बात, आप मैडम कार्य की अवधारणा दे रही थी, तब आपने कहा कि कार्य जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर किस प्रकार करेंगे हम, इसके मोड्स हैं, ये तो आप बता चुकी मुझे। अब देखो, ये चीज का एग्जांपल मैंने दूंगी, हीट कैसे क्या होती है। अब देखना, एक्चुअली में हीट, इसके भी हम पॉइंट्स लिखेंगे, पहले तो देखना, क्योंकि इसके बारे में कोई डेरिवेशन तो इसका है नहीं, क्योंकि मेन हम कार्य के बारे में अवधारणा कर रहे होते हैं, कार्य की जगह पे ही हम हमेशा कैलकुलेशन लिखते हैं। अब देखो मेरी बात समझना, मैंने अगर कहा हीट की बात की, तो हीट
का ट्रांसफर, हीट के थ्रू वर्क का ट्रांसफर केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे कैसे क्या कहना चाह रही हो? हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो। देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं, अब तक तो आप कहते थे ऊष्मा ही ताप है। अरे गलत कहते हो, टेम्परेचर और हीट दोनों ही अलग अलग हैं। ऊष्मा और ताप में डिफरेंस कैसे करेंगे? अभी कल परसों की बात है, मैं 7th 8th की किताब कुछ पढ़ रही थी, ऐसे ही मैं बैठ के, कुछ मेरे को थोड़ा साइंस साइंस पढ़ने में थोड़ा मजा सा आता है, तो मैं ऐसे ही देख रही थी, कुछ नया कंसेप्ट मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे हम जब भी हमें एक बुक को 3 बार पढ़े चाहे 4 बार पढ़े, हर बार नया मिलता है। और ये अनुभव मैंने पढ़ाते पढ़ाते किया, मुझे पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, हर साल मैं कुछ ना कुछ नया ऐड कराती हूँ नोट्स में। जबकि मैं अब तक सिंपल बस ऐसे ही, जैसे बुक के अंदर जैसे कोई भी चीज मैंने अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करती थी, ठीक है, जो चीज है मैंने लिखे हुए हैं पहली बार के नोट्स, वही काम आ रहे थे मेरे। क्योंकि मैंने पहली पहली बार पढ़ाया था, तो मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसमें आ रहा है, मेरे हैबिट में आती जा रही है चीजें। अब देखना मैंने क्या कहा, जैसे इसके बारे में तो मैं ना बात करूं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कहा कि आपने देखा होगा, जैसे कोई ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु का मापन आप कैसे करते हैं? ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु का मापन आप किस प्रकार करते हैं? मैडम कौन से का ताप ज्यादा होगा, ऐसे बोलते हो ना आपकी लैंग्वेज में, बोले समझ में आओ। चलो बहुत बढ़िया है, भरतपुरिया लैंग्वेज में मजे से आते हैं, मुझे भी, मेरे को भी आती है, पर क्या है कि क्लास में थोड़ा देखना पड़ता है, तो थोड़ा आप अपना भी मैनर्स बनाए रखें। चैट पे मैं ही अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे और भी फैकल्टीज, जो लेडीज फैकल्टी है वो भी बैठी हुई हैं, सर भी बैठे हुए रहते हैं, तो थोड़ा अपनी लिमिट में रह के बात करें कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अब देखना साइंस के स्टूडेंट की लैंग्वेज हमेशा अच्छी होती है, मैंने ये देखा है। वो हमेशा थोड़ा, ये नहीं कह रही मैं आर्ट्स के स्टूडेंट कम होते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं, पर आपको थोड़ी बहुत अपने लहजा सीखना चाहिए, मैनर्स आने चाहिए बात करने के। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आप कैसे किसी गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु का मापन करेंगे, आप कहेंगे मैडम टेम्परेचर से पता करेंगे, ताप जिसका ज्यादा होगा, ताप जिसका ज्यादा होगा वो गर्म वस्तु है, सही कह दिया, और जिसका ताप कम है वो ठंडी वस्तु है। तो फिर इस टेम्परेचर का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? तो देखो आपने देखा होगा, कभी कभी हम कोई चीज गर्म वस्तु रख रहे होते हैं, जैसे कोई मेरे को नॉर्मल, मेरी बॉडी अगर, मेरी अभी बॉडी अगर गर्म है, तो कोई ठंडे हाथ से कोई लगाए, आप मेरी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे नाप पाते हैं? हम कहते हैं घर पे बुखार चेक करियो जरा, मेरा हाथ लगा के बुखार चेक करियो कितना फीवर है मेरा। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल आपके साथ खड़ा होगा, ले ये हाथ पकड़ के देख लिया, तो क्या उससे हाथ पकड़ने से आपको किसी के फीवर के बारे में पता चल जाता है? खत्म हो गई? क्या करो, खत्म कर दूं यही? तो टाइम लगेगा इसमें, तो 15-20 मिनट का टाइम। चलो कोई नहीं स्टूडेंट्स, अब कोई बात नहीं, यही इसको डिले करेंगे क्योंकि आज लंबी क्लास हो चुकी है। कल मैं इसके हीट के कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगी वापस से। आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं कि हीट होता क्या है और इसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है? तब तक सही 9 बजे एग्जैक्ट आपकी कल क्लास चालू हो जाएगी। आज मेरी गलती थी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, कोई बात नहीं, कल से हम अपनी 9 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।